ये 2 महीने होने वाले हैं इस घर में आपको, लेकिन आप इस घर को ठीक से संभाल नहीं पा रही हो अभी तक। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप बताइए तो जरा, मैंने कौन सा काम नहीं किया? काम तो सारा करती हो, लेकिन ढंग से कुछ भी नहीं करती। ये देखो किचन में सब डब्बे कितने गंदे पड़े हैं, और आपने आज ये स्लेब भी साफ नहीं किया। ऊपर से मेरे कमरे की सफाई भी ठीक से नहीं की तुमने। बस सारा दिन बैठकर आराम करना चाहती हो। आपके घर वालों ने आपको कुछ सिखाया भी है या नहीं? नैना अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाती है। थोड़ी ही देर में नैना की माँ लता वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी नैना पर चिल्लाते हुए कहती है, उसके माँ बाप ने क्या सिखाया है, ये सोचने से पहले तू ये सोच ले कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया है और क्या नहीं सिखाया है तुझे। क्या मैंने तुझे अपनी भाभी से ऐसे बदतमीजी से बात करना सिखाया है? सुबह सुबह उसे लड़ने बैठ गई है। ये बेचारी सुबह 5 बजे से उठकर काम में लगी हुई है, और तू महारानी अब सोकर उठ रही है और इसी पर चिल्ला रही है। बेचारी ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। ठीक है माँ, और चढ़ा लो इस अपनी बहू को अपने सर पर। जब ये तुम्हारे सर पे तांडव करेगी ना, तब मुझे मत बोलना। इतना कहकर नैना गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी लता अपनी बहू से कहती है, बहू तू इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना बेटा, इसका कद थोड़ा छोटा रह गया है, इसलिए थोड़ी नक चढ़ी हो गई है। चल अब तू खाना खा ले, बाकी काम फिर निपटा लेना। ठीक है माँ जी। ये अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी ननंद का कमरा साफ करती है, फिर रसोई के डिब्बे साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, नैना गांव से तेरी बुआ जी आ रही हैं। अब तुम्हें तो उसका स्वभाव पता ही है ना, इसलिए अब उनके सामने मुंह बनाकर मत बैठना, और हाँ, काम में अपनी भाभी की कुछ मदद भी करवा देना। माँ, आपको पता है ना, छोटा कद होने की वजह से मुझे घर के काम करने में कितनी दिक्कत आती है। और भाभी क्यों है, उसको क्या हम अपनी यहाँ महारानी बनाने के लिए लाए हैं क्या? अपनी भाभी के होते हुए ननद को काम करना पड़ेगा क्या? अब भाभी को कहो, जब वो बुआ जी आएंगी तो उनकी अच्छे से सेवा करेंगी वो। हे भगवान, ये लड़की किसी की सुनती क्यों नहीं है? इसका कद भले ही 4 फुट का है, लेकिन जुबान इसकी 10 फुट की है। अरे तेरी बुआ जी जानती हो ना, रिश्ता करवाने में कितनी माहिर है। उनके सामने थोड़ा काम काज करेगी, तभी तो वो तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगी। वैसे तो तेरा कद इतना छोटा है, देखकर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कहती हैं आप? माँ जी, भले ही उनका कद 4 फुट का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होगी। इसलिए ननंद जी की हाइट को लेकर कभी भी उनसे कुछ मत बोलिएगा। छोटी मोटी कमी तो हर किसी में होती है। आप तो ज्यादा बोलो ही मत। ये सब सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप घर का काम ठीक करोगी ना, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि भाभीियों को देखो, वो अपनी नंद को कुछ नहीं करने देती, और यहाँ आप हो, आपके आने के बाद सब मुझे ही सुनाते हैं। है ना, वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और नैना की बुआ घर पर आ जाती है। अरे भाभी कहाँ चली गई? बहू के आने के बाद भी खाना बना रही हो क्या? अब तो रसोई छोड़ दो। अगर मेरी भाभी आप जितनी अच्छी होती ना बुआ जी, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। अब देखो ना, आप आए हो तो माँ गई है आपके लिए बाजार से कुछ लाने के लिए, लेकिन एक मेरी भाभी है जो कुछ बस करना ही नहीं जानती, पूरा दिन ऊपर कमरे में ही रहती है ना। मुझे लगता है जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है, वैसे तेरी जुबान सुधर जाएगी, लेकिन तेरी जुबान तो अभी भी कैंची की तरह चल रही है, जिसे देखकर मुझे तो लगता नहीं कि तू कभी सुधरेगी। अब क्या करूं बुआ जी, मैं तो सच ही बोलती हूँ। मेरी कम हाइट है, इसका मतलब ये नहीं बुआ जी कि मैं सबसे डरने लग जाऊंगी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बकबक मत कर, और मेरे लिए चाय बना कर ला, और साथ में थोड़े से पकोड़े भी तल लेना। बुआ जी, अगर मैं चाय पकोड़े बनाकर लाऊंगी तो फिर भाभी क्या करेगी? उसे क्या हम यहाँ महारानी बनाकर लाए हैं? क्या तूने उसे नौकरानी समझा हुआ है? अब तू जाती है या मैं तुझे बताऊं? हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। उस महारानी को कुछ मत बोलना तुम सब, मैं ही हूँ जो सबको खटकती रहती हूँ। नैना गुस्से में रसोई में चली जाती है, लेकिन कम हाइट होने की वजह से वो स्लेब तक नहीं पहुँच पाती। फिर वो गुस्से में पतीले पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसका हाथ ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से न तो वो चाय पत्ती का डब्बा उतार पाती है और न ही तेल और बेसन।
तभी वहाँ प्रिया आ जाती है। कुछ चाहिए क्या नैना? कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मुझे अपनी बुआ के लिए चाय और पकोड़े बनाने हैं। अब आपको तो मेरी बुआ की कोई फिक्र है ही नहीं, लेकिन हमें तो घर आए मेहमान का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं है नैना, मैं तो बुआ जी का कमरा साफ कर रही थी, बस उसी में टाइम लग गया। और वो मेरी भी तो बुआ सास है, तो मैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखूंगी। जाइए, मैं उनके लिए चाय पकोड़े बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक यही रहूंगी तब तक तुम चाय पकोड़े बनाओ, मैं भी तो देखूं तुम कैसे चाय पकोड़े बनाती हो। कुछ बनने के बाद नैना वो चाय पकोड़े लेकर बुआ जी के पास जाती है और उनसे झूठ कहती है कि वो सब उसने बनाया है। बुआ कुछ दिनों तक वही रहती है। फिर एक दिन, माँ जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से तेज बुखार आ रहा है। ठीक है बहू, तू रहने दे, दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर और घर की काम की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन माँ जी आप मेरे होते हुए घर का काम करेंगी और तू तबीयत खराब होने की वजह से भी काम करेगी तो मुझे क्या अच्छा लगेगा। चल अब तो चुपचाप जाकर ऊपर लेट जा और आराम कर ले। अब लता घर के काम करने लगती है। अपनी बूढ़ी माँ को बर्तन धोता देखकर नैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ ये भाभी कहाँ गई? उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई क्या वो अब आपसे घर के सारे काम करवाएगी? बुलाओ जरा उसको, आज मैं उन्हें बताती हूँ। मेरी माँ तो वैसे ही ऊपर से बूढ़ी है, इतनी उम्र हो चुकी है आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। भाभी भाभी, उसकी आवाज सुनकर बुखार में तपती हुई प्रिया सर पकड़कर वहाँ आती है। क्या हुआ नैना, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? आपको कुछ अकल वकल है या नहीं, जो खुद आराम कर रही हो और मेरी माँ से सारे काम करवा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है नैना, मुझे तेज बुखार है इसलिए मैं दवाई खाकर आराम कर रही थी और माँ जी को मैंने नहीं कहा कि वो काम करे, वो अपनी मर्जी से ये सब कर रही है। अच्छा तो आप उन्हें रोक भी तो सकती हो, आपके घर वालों ने आपको ये संस्कार नहीं दिए क्या? नैना जरा तमीज से बात करो, मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए सो दिए, लेकिन ये तुम्हारे संस्कार कैसे हैं? मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? कल को तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी ननद तुमसे ऐसे बात करेगी, तुम्हें एहसास होगा। कद तो तुम्हारा 4 फुट का है, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत बड़ी है। जुबान चलाने से पहले बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि सामने वाले को कितना बुरा लगता है। वहाँ पीछे खड़ी बुआ ये सब देख रही थी। इन सब से परेशान होकर लता बुआ जी से उसकी शादी की बात करती है। अब तो बस इसके लिए कोई जल्दी से रिश्ता देख लो, इसकी शादी होगी तभी इसे अपनी भाभी की अहमियत समझ आएगी। भाभी अब इसे रास्ते पर लाने का बस यही एक रास्ता है। अब सब उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। फिर बिना कोई देरी किए वो उसकी शादी अजय नाम के लड़के से करवा देते हैं। फिर शादी के बाद नैना की सास निर्मला अपनी बहू से कहती है, नैना बहू, मैं और तुम्हारी ननद पूजा शॉपिंग पर जा रही हैं, तब तक तू घर के सारे काम कर लेना। और हाँ, तेरी छोटी हाइट है इसलिए मैंने तेरे लिए पहले ही पटरा बनवा दिया है, उस पर खड़े रहकर तू रसोई के सारे काम कर सकती है बिल्कुल आराम से। अब नैना घर के सारे काम काज करने लगती है, लेकिन फिर भी उसको किसी न किसी बात पर ताने सुनने को मिल जाते थे। अब जाकर नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फोन करके अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके बाद से कभी भी नैना ने अपनी भाभी के साथ जुबान नहीं लड़ाई। माँ जी, ये क्रीम बहुत बढ़िया है, आप एक बार लगाओगे ना तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 ही क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, आपके बस 315 रुपए हुए हैं। अच्छा रुको मैं देती हूँ। अरे मेरे बटुए में तो सिर्फ 300 रुपए ही है। मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं क्रीम फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तो तू मुझे बाकी का सामान दे दे। 1 सेकंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने ही पैसे दे रही हो। भी जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है, टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम बहुत पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर से मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं।
रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर बता देती हूँ। आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, लिख लो मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटे और बहू वर्षा के साथ रहती थी। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई थी, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती थी, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही थी। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी थी और गरीब परिवार से थी। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया था कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, फिर वो चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर जाएगी भी कहाँ। इस मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, कहाँ मर गई? मेरे मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से गर्मा गर्म पनीर और आलू के पकोड़े तैयार कर दे। माँ जी, कौन आने वाला है? अभी तक फोन तो किसी का भी नहीं आया है। तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर, समझी? रवि बेटा, ऑफिस थोड़ी देर से चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। माँ, मुझे पता है तुम मुझे किससे मिलवाने वाली हो। तुम फिर से शुरू हो गई। जरूर कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू अपने मुंह से पहले ये अशुभ बातें निकाल दे। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझा? तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, वैसे मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही खड़ी की है, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना वहाँ पे? अरे नहीं नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आओ बैठो रवि बेटा। रवि बेटा, ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर पर मिलने चली जाया करती थी। रवि मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो जी, मैं तो यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी कर लीजिए, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी शादी के लिए जल्दी ही तैयार हो जाती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, बाद में खूब मजे करेंगे। पर एक ही शर्त पर, आज से तुम मुझे आंटी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ कोई काम करने वाली नहीं है क्या? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। माँ जी क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियाँ किट्टी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी से कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से आज तक कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर लूंगी। वो क्या आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए है? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तूने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल जो मुझे कुछ कहे? मैं तो आपको ही बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगाओ। जल्दी से, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे ही इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? ऐसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू? जब से वर्षा बहू आई है मैंने इस घर का कोई काम नहीं किया है। मैंने कभी काम को हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो अब से कर लो, अभी तो कर सकती हो।
मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर की काम आते ही नहीं है। इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या करूं अब? तू रुक जरा, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी खराब करने की? आज आप पूरा दिन बिल्कुल भूखी रहेंगी। आज खाने में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज यही सजा है आपकी। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर वर्षा बहू, ये तो तुम्हारा खाना है, तुम मुझे क्यों दे रही हो? और तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है। मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको बाद में बीपी की दवाई भी तो लेनी है। आप ये खाना खा लो जल्दी से, नहीं तो वो स्वीटी देख लेगी और फिर बाद में पता नहीं क्या करेगी। इसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर। अगर गलती मैंने की है तो इसे सुधारूंगी भी मैं ही। मैं उस स्वीटी को घर से निकाल दूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, समझी? ये मेरा घर है। अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से, दोनों बाहर निकलो अभी के अभी। इससे पहले कि रवि आ जाए, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो अभी के अभी। तभी रवि आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका आज पूरा परिवार खतरे में आ जाता। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं, चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकाल कर ये अकेले यहाँ रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया बटोर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां घर आई थी ना, वो भी चोर हैं। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो माँ, एक अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कैसे हाँ कर देगी? हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरी वर्षा बहू बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तो तू जेल की सलाखों के पीछे ही सजा भुगतेगी, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटे और बहू के गले लग जाती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है।